हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस कवर किए थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि है हमारा फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल सेम इंपॉर्टेंस रखता है लाइक ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके भी हम लोग डिफरेंट प्रिपरेशन पार्ट, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन पार्ट पे डिस्कशन को रखेंगे, ठीक है। तो फ्रक्टोज के केस में समझिए आप इस बात को कि फ्रक्टोज का पहले तो हम लोग प्रिपरेशन पार्ट की बात कर लेते हैं, देन इसके प्रॉपर्टीज पे आएंगे और रिएक्शन पार्ट पे आएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन इसका कैसे किया जा सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोगों ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया होगा वहां पे फ्रक्टोज बन ही रहा था, राइट। फ्रक्टोज ही बन रहा था और इक्विमोलर बन के आ रहा था, यानी कि 50% अगर ग्लूकोज बन रहा है तो 50% फ्रक्टोज भी बनेगा सोल्यूशन के अंदर, 50% फ्रक्टोज भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वही मेथड जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लूकोज को मेंशन किया वैसे ही आप फ्रक्टोज के लिए मेंशन कर दो कि जो प्रिपरेशन हो सकता है इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर करा दो। आपको पता है केन शुगर के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है, आगे डाइसैकेराइड के अंदर वो भी डिस्कशन का पार्ट बनेगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो किसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर। अब ये केन शुगर आपको पता है कि किस क्या फॉर्मूला होगा केन शुगर का, C12H22 वो वाले में, यही तो होगा। अगर आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, इन दैट केस मिलेगा आपको C6H12O6 जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा। एक में हम लोग बोलते हैं एल्डोज प्रेजेंट है यानी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और एक के केस में कीटोज यानी कि कीटोन प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंसेस है फंक्शनल ग्रुप का। लेकिन जो जहां तक इसके बिहेवियर की बात करें फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की, ऑलमोस्ट सेम रखता है लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ग्लूकोज के जैसे ही रखता है जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 90% केसेस में जो रिएक्शंस है वो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको कराओगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों इक्विमोलर अकाउंट में प्रेजेंट होंगे, इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराना चाह रहे हो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कराना चाह रहे हो, तो इन दैट सिनारियो आप एंजाइम का भी यूज कर सकते हो। क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एंजाइमेटिक एक्शन ऑन केन शुगर, ठीक है। दोनों मेथड फॉलो किया जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्शन ऑन केन शुगर डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन आप फॉलो कर रहे हो, या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो या आप एंजाइम का यूज कर लो। किस पे यूज करना है आपको, C12H22O11। इसको आप क्या करो, इसको ट्रीट कर दो इन्वर्टेज के साथ। ध्यान रहे एंजाइम से कभी कभी नेम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एंजाइम का नेम भी थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए कि अब अगर मैं इसको इन्वर्टेज के साथ इसको ट्रीट करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, ये C6H12O6 सेम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अगर 1 मोल लिया गया तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आप इन्वर्टेज के साथ इसको ट्रीट करोगे। तो बोथ मेथड किया जा सकता है। ये हम लोगों ने ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी यूज किया था, ठीक है। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी किया था और यहां पे भी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन पार्ट के लिए भी ये मेथड यूज किया जा सकता है, बिकॉज ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी आ रहे हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज साथ में पैरेलली आ रहे हैं तो इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा। सेपरेशन पार्ट के लिए क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन कैसे किया जाएगा इन दोनों को। अगर आपने प्रिपेयर तो कर दिया लेकिन अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो दोनों प्रेजेंट, फिर सेपरेशन पार्ट कैसे किया जाएगा, बिकॉज सेपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कैसे किया जाता है, मान लो कि जो है सोल्यूशन के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है और साथ साथ ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। करना क्या होगा, आपको इसको ट्रीट करना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा क्या कि जो फ्रक्टोज होगा ना, जो फ्रक्टोज होगा ये फॉर्म कर लेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट, ये फॉर्म कर लेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट। और दूसरा क्या होगा, अगर ग्लूकोज है तो ये फॉर्म कर लेगा ग्लूको, कैल्शियम तो आएगा ही, कैल्शियम
ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है, बेसिकली सॉल्ट बनेगा। इसमें क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ग्लूकोसेट क्या देखने को मिलता है कि ये सल्यूबल हो जाता है, जो सोल्यूशन होगा वाटर के अंदर ये सल्यूबल हो जाएगा, बट ये जो है आपका इनसल्यूबल ही रहेगा, इनसल्यूबल इन वाटर, इनसल्यूबल इन वाटर, ठीक है, और ये आपका सल्यूबल। तो आसान हो गया ना, अगर एक सल्यूबल है और एक इनसल्यूबल है तो क्या करोगे आप, वाटर में डिजोल्व कर दो, और एक जो इनसल्यूबल है अगर आपको निकालना है इसको तो आप जो है निकाल लो इसको, कैल्शियम जो कि इनसल्यूबल है उस सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम फ्रक्टोसेट इसको आप सेपरेट आउट कर दो और फिर आप देख लो, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा और ये सल्यूबल होगा, तो यहां से हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं इसके और प्रॉपर्टीज को लेकर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। तो सिमिलर सा केस है, इसमें हम लोगों ने बोला कि जो फ्रक्टोज है वो आपका कीटोहेक्सोज है। अगर मैं बोलूं ये कीटोहेक्सोज है क्योंकि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये बोला जाएगा कीटोहेक्सोज, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर समझिए, इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही है, पर क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आना बनता ही है। तो यहां पे देखिए आप CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पे आपने रखा CHOH, मैं पूरा ओपन स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 CH2OH, यहां पे आ जाएगा HOH, ठीक है, यहां पे आ जाएगा HOH, ग्लूकोज जैसे ही स्ट्रक्चर है इस वाले कार्बन पे, बस डिफर यहां पे कर जाएगा, यहां 3 कार्बन जो लास्ट के 4 कार्बन है ना उस पे सेम रखा गया, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ गया। तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का, तो ये क्या देखने को मिलता है सिमिलर, ये कुछ ऐसे भी रिएक्शन इसके देखने को मिलेंगे जैसे कि ग्लूकोज के केस में हम लोगों ने देखा था कि ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, जैसे 2,4 DNP टेस्ट हो गया, उसी तरीके से स्किप रिएजेंट टेस्ट हो गया, ये सभी टेस्ट फेल कर जाता है। तो यहां भी इसका हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करते हैं, लाइक दिस, यहां पे जाके अटैक करेगा, देन आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। थोड़ा इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो यहां देखिए क्या करिए, इसको 1 नंबर दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 4 और एक ऑक्सीजन 5 हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो। देखिए ध्यान से, तो कार्बन 1 पे देखिए OH अगर नीचे तो क्या बोला गया था इसको, OH अगर नीचे है तो इसको बोला जाएगा अल्फा। क्लियर है बात इतनी? OH अगर नीचे है तो इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा, ठीक है। और अगर ये ऊपर होता लाइक दिस, ये अगर ऊपर होता ऐसे OH CH2OH, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब अदर कार्बन के अलावा जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, अलग कार्बन के अलावा जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ किया जाए। सेकेंड कार्बन के अलावा, ये तो फर्स्ट कार्बन हुआ ना आपका, फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकेंड कार्बन में OH उधर है तो मैं OH को उस साइड में रख देता हूं, OH H, देन इधर आ जाएगा HOH, देन यहां पे आ जाइए तो ये हो जाएगा H, यहां पे जो बल्कर ग्रुप है उसको ऊपर ही रखना होगा आपको, तो CH2OH और यहां पे H, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करेगा, अदर जो कायरल सेंटर होंगे उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा। तो ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, HOH, यहां पे CH2OH और H, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, देखिए वैसे तो अल्फा डी फ्रक्टोज आप पढ़ सकते हो, बट इसका करेक्ट जो नेम होता है अल्फा डी फ्यूरनोज। फ्यूरनोज कहां से आया, फ्यूरनोज नेम कहां से आया, तो फ्यूरॉन इस रिंग को बोला जाता है, आपको पता होगा फ्यूरॉन, इसको हम लोग बोलते हैं 5 मेंबर रिंग जो कि एरोमेटिक होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज, और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज, ठीक है।
इसको मैं ऐसे लिख देता हूं दूसरे वाले केस के लिए, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, आगे के रिएक्शन जो भी हम लोग देखेंगे वहां से यही पता चलेगा कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और इसको बोला जाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। जहां तक ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, इसका जो रोटेशन आता है ये -21 डिग्री आता है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज का, और इसका आता है -133। अगर नेट कंसीडर किया जाए इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सभी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, ये सभी आपस में इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगे। ये भी फॉर्म हो सकता है कुछ एक्सटेंट पे, लेकिन मेनली ये दोनों फॉर्म साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में कन्वर्ट हो सकता है बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, और सिमिलरली बीटा डी कन्वर्ट हो सकता है अल्फा डी में बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कहानी तो बदलती रहेगी ना। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दे विल बी एनॉर्मस ऑफ ईच अदर, दे विल बी एनॉर्मस ऑफ ईच अदर। ये कार्बन क्या बोला जाएगा, इस कार्बन को हम लोग एनॉमरिक कार्बन ही तो बोल रहे हैं, एनॉमरिक कार्बन ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑप्टिकल रोटेशन की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन बोल दो, रोटेशन एट इक्विलिब्रियम। जब आप एट इक्विलिब्रियम देखोगे जिसमें कि अल्फा डी ग्लूकोज रिप्रेजेंट होगा, बीटा डी ग्लूकोज रिप्रेजेंट होगा, तो ऑप्टिकल रोटेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी -92 डिग्री, -92 डिग्री ये रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन होगा इसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और बीटा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और बीटा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो होगा -92 डिग्री। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज की, किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज। ध्यान रहे कि जो फ्रक्टोज के जो रिएक्शन है, मैक्सिमम रिएक्शन, जो कि मैंने शुरू में ही बोला ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मोस्ट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज ग्लूकोज, ग्लूकोज के जैसे ही इसका बिहेवियर देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शन है 90% रिएक्शंस हैं वो फ्रक्टोज भी देता है। ठीक है, उसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कशन के लिए रखेंगे। सबसे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के रिएक्शन पार्ट को, देखते चलते हैं और देखेंगे कि कहां कहां सिमिलरिटी है, और लास्ट में रीजन को भी कवर कर लेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि फ्रक्टोज हैव द सेम केमिकल बिहेवियर एज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करें, सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोगों ने कवर किया था 1 by 1, उसी चीज को रिवाइज करते चलते हैं। ठीक है, क्या था, रिएक्शन विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। याद है, ये आपको याद है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में आपने कैसे किया था। तो यहां पे भी हम लोग फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। ये रहा आपका COH, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CHOH थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे CH2H, बिकॉज रिएक्शन के लिए कंप्लीटली लिखने की जरूरत नहीं है और इवन की साइक्लिक फॉर्म लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तब समझना इस बात को। इसको जब आप HI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ट्रीट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि करस्पॉन्डिंग जितने भी ग्रुप हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इसको कन्वर्ट कर देगा एक नॉर्मल हेक्सेन में। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये फॉर्म कर लेगा N हेक्सेन। अब ये पार्टिकुलर रिएक्शन क्या दिखाता है, एक तो ये दिखाएगा कि कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हेक्सेन बन के आ रहा है और लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां पे लिखा जा सकता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में मींस ब्रांचिंग नहीं है उसके अंदर, लीनियर फॉर्म के अंदर मींस कार्बन कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये लिखा जा सकता है 6 कार्बन आर प्रेजेंट विथ नो ब्रांचिंग, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं। सिमिलरली आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ये तो पता चल गया किससे कि हाँ इसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तभी तो ये हेक्सेन दिया ना, तभी तो हेक्सेन फॉर्म करके दिया, और ग्लूकोज भी यही देगा। ठीक है, तो ग्लूकोज के भी रिएक्शंस को भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते चलेंगे। नेक्स्ट आप देखो, उसके अलावा रिएक्शन विथ
NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन जिसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब इस केस में क्या है, ये भी रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सिल अमीन किसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का है। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, आप लिए NH2OH और इसको आपने ट्रीट किया फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, चाहे वो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या करेंगे, यहां से ऑक्सीजन का निकल जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल आएगा, बन जाएगा ये CH2OH, कार्बन नाइट्रोजन, यहां पे OH, ठीक है, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन भी हम लोग बोलते हैं इस वाले कंपाउंड को, और इसको हम लोग बोलते हैं इमीन, ठीक है, ये फॉर्म करके दे देगा आपको CH2OH, ध्यान से देखो आप, ये फॉर्म करके दे देगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है ये बताता है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए थर्ड रिएक्शन, ठीक है, जैसा आपने किया था रिएक्शन वैसे ही सिंपली करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, रिएक्शन विथ साइनाइड भी किए थे हम लोग, रिएक्शन विथ HCl, ठीक है, ग्लूकोज के केस में भी था और यहां पे भी वही कहानी है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। कैसे, देखो आप CH2CO, यहां पे आपका कीटो ग्रुप हो गया, CHOS थ्राइस, और यहां पे हो गया CH2OH। ध्यान देना कि जब इसको आप HCl के साथ ट्रीट करोगे, HCl एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा सोल्यूशन के अंदर, जो इस पे अटैक करेगा और यहां पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका CH2OH, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे हो जाएगा Cl और यहां पे CHOS थ्राइस, ठीक है, और यहां पे CH2OH, क्लियर है, ये फॉर्म करके देगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये दोनों रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव होगा, मान लो कि रिएक्शन हुआ, कुछ पता चला, तो इन रिएक्शन से क्या पता चलेगा कि कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अब एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये आइडिया लगाया जा सकता है आगे के रिएक्शन में, लेकिन ये तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता लगाया जा सकता है कि गिवन कंपाउंड के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो है कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, यही पता चल पाएगा, इसका रिजल्ट से यही पता चल पाएगा। तो ये सभी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की है, हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन हो जाए या HCl के साथ रिएक्शन हो जाए, तो वहां पे अगर आप क्लियरली समझे होगे तो यहां पे भी आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग, जहां पे कि डेविएट होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, क्या है ये, देखिए आप, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है इसमें, अगर मान लीजिए पैराग्राफ दे दे और पैराग्राफ के अंदर ये वाला रिएक्शन मेंशन कर दे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किसके लिए बात किया जा रहा है। मान लो आपने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन वाटर, अगर मैं याद दिलाना चाहूं आपको कि जब हम लोग इसको ग्लूकोज के साथ ट्रीट किए थे ब्रोमीन वाटर का, तो उसको ऑक्सीडाइज किया था और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करके दिया था। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज नो रिएक्शन। ये जो ब्रोमीन वाटर है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब होता क्या इन दैट केस, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता, ऑल्दो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर जाएगा, लेकिन देयर विल बी नो रिएक्शन इन द विद द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। तो ये क्या दिखाता है कि देयर इज नो कीटोन ग्रुप। अब एक सिंपल सा आइडिया ये है कि अगर कीटोन नहीं है तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड और क्या हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप दो ही होते हैं, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिला, नेक्स्ट आप रिएक्शन देखो, फोर्थ वन, किससे, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ये सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिएक्शन थे लगभग ऑलमोस्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जैसे सिमिलर रिएक्शन दिख रहे थे, लेकिन यहां पे आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। कैसा डेविएशन, देखिए आपने लिया CH2OH फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, CHOS थ्राइस, साथ में लिखते रहो, लिखोगे जितना तभी आपको प्रैक्टिस होगा, अदरवाइज आप रामायण की तरह सुनते रहोगे तो आज सुने कल भूल जाओगे, ठीक है। सुनने वालों को भी याद रहता है, अगर ध्यान से सुना जाए तब भी याद रहेगा। लेकिन हाँ देखो आप, इस केस में क्या है कि ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देखने को मिलता है,
इस केस में फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के केस में कि देयर विल बी नो रिएक्शन. व्हाई? दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि इसको ऑक्सीडाइज कर पाए, जो कि हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. तो क्या यहां से क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपने बोला प्रीवियस रिएक्शन से कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर. अब इसमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इससे पता चल जाएगा. क्योंकि जब आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराया था ग्लूकोज के साथ में तो उसको कन्वर्ट कर दिया था ग्लूकोनिक एसिड में. यहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है. तो यही मैं बोल सकता हूं इस केस में कि दिस कॉन्टेन कीटोन ग्रुप. यही बोला जा सकता है ना, दिस कॉन्टेन कीटोन ग्रुप. ठीक है, ये क्लियर है? इतने रिएक्शन क्लियर है. थोड़े से और रिएक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, और भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे अगर आप लिए इसमें CH2OH, वही सेम कहानी है. फ्रक्टोज मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बार बार. CHOH थ्राइस CH2OH. ठीक है, इस केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है. ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि जब आप इसको या तो किसके साथ में 2,4 DNP के साथ ट्रीट करो. ठीक है, 2,4 DNP के साथ ट्रीट करो या स्किप रिएजेंट के साथ ट्रीट करो. स्किप रिएजेंट या स्किप बेस बोल सकते हो, या इसको आप ट्रीट करो किसके साथ में? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ. ठीक है, ये तीनों रिएक्शन किसके रिएक्शन? ये कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन. जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो टेस्ट को देता है. लेकिन इस केस में क्या होता है कि देयर विल बी नो रिएक्शन. ठीक है, व्हाई देयर विल बी नो रिएक्शन? जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज के केस में बोला था कि बिकॉज ऑफ ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग क्या बोले कि द करेस्पॉन्डिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज एग्जिस्टिंग इन द साइक्लिक फॉर्म. सेम कहानी फ्रक्टोज के लिए भी बोला जा सकता है. हम लोगों ने पहले ही स्ट्रक्चर देख लिया कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो जो है ये जो रिएक्शन है ये बताता है कि द फ्रक्टोज exist in cyclic structure. ठीक है, ये बात हो गई. एग्जिस्ट इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर. और रिएक्शन देखते हैं, और भी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं. क्या रिएक्शन देखें? जैसे कि इसको आप ट्रीट करो विथ टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, सभी को मैं लिख देता हूं, सभी बात बराबर है ना. टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करो या फेलिंग सोल्यूशन से ट्रीट करो. अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है. और बेंडिक सोल्यूशन से ट्रीट करो. ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं क्या क्या दोनों है. सभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. फेलिंग सोल्यूशन हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट इन द एल्कालिन मीडियम, और साथ में हम लोग लेते हैं सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट. बेंडिक सोल्यूशन में क्या रहता है? कॉपर सल्फेट. एल्कालिन सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट ही रहता है, और साथ साथ में हम लोग रखते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रेट. यही बदल जाता है, एक केस में टार्ट्रेट और एक केस में सिट्रेट. इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्या देखने को मिलता है, जनरली आप क्या देखते हो कि जो कीटोन है इस टेस्ट को फेल कर जाता है. कीटोन इस टेस्ट को फेल कर जाता है. जो हम लोग का टॉलेंस रिएजेंट हो जाए या फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट इस टेस्ट को फेल कर जाता है, बिकॉज जो है कीटोन के केस में फेल कर जाता है. ठीक है, तो ये सभी टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट हो जाए, बेंडिक्स हो जाए या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो जाए, कीटोन के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं. लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलता है, अगर आप इस केस में करोगे, कोई भी रिएजेंट ले लो, CH2OH इसके साथ में फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, थ्राइस CH2OH, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप इस केस में, कोई भी मतलब रिएजेंट ले लो, चाहे वो टॉलेंस रिएजेंट ले लो और फेलिंग सोल्यूशन ले लो और बेंडिक सोल्यूशन ले लो. ठीक है, मैं सभी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. ये क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे. ठीक है, समझना इस बात को. जैसे आपने ग्लूकोज के केस में देखा था, सिमिलरली यहां पे भी देखने को मिलेगा इस केस में. जैसे आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में देखा था, यहां पे भी देखने को मिलेगा. अब जब टॉलेंस रिएजेंट लोगे तो सिल्वर मिरर फॉर्म करके आएगा.
ये तो बात समझ में आती है। मैं सभी रिएक्शन सेम साथ लिख दिया। जब आप टॉलेंस रिएजेंट लोगे तो सिल्वर मिरर फॉर्म करके आएगा। जब आप फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन लोगे तो रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म करके आएगा। क्या बन के आएगा? रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि इन दैट केस ऐसा क्यों हो रहा है कि ये टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये रिजल्ट लिखा जा सकता है कि फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ये मैं बोल सकता हूं ना क्लियरली, क्योंकि ये तो रिड्यूस कर रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट हो जाए या फेलिंग सोल्यूशन हो जाए। तो ये आइडिया कैसे लग सकता है कि जो शुगर है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आप फोकस देना। क्या था इसका स्ट्रक्चर, समझना इस बात को, ठीक है। जैसे आपने ग्लूकोज के केस में बोला था, ऐसा ही केस यहां पे देखो। मैंने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे डिफाइन किया था कि ये जो कार्बन हो अगर हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म में है तो टेस्ट को दे देगा। आप समझना इस बात को, आप कैसे देख रहे हो CH2OH और यहां पे एक OH ग्रुप है। क्या इसको मैं हेमी कीटल नहीं बोल सकता हूं? इस कार्बन को हेमी कीटल नहीं बोला जा सकता, ठीक है। हेमी कीटल फॉर्म में है तो इन दैट केस क्या होगा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में जा सकता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर में जाने के बाद जो म्यूटा रोटेशन वर्ड यूज किया जाता है, जो ग्लूकोज में हम लोगों ने सीखा था कि अल्फा से बीटा में भी बीटा से अल्फा में, उसमें जाके कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक और फिनोमिना हम लोग देखेंगे कि फ्रक्टोज मॉलिक्यूल क्यों रिड्यूस कर पाता है, क्योंकि एक तो हम लोग क्लियरली यहां से देख पा रहे हैं कि ये हेमी कीटल फॉर्म में, यहां से तो आइडिया लग जा रहा है, ठीक है। बट एक और फिनोमिना हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के केस में फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के केस में ये जो रिएक्टिविटी है वो ग्लूकोज जैसी ही क्यों रह रही है इन द केस ऑफ दिस वन आल्सो, ठीक है। इसमें हम लोग जो है लेटर ऑन डिस्कशन में रखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर और भी हम लोग कुछ रिएक्शंस कवर करते हैं। फर्स्ट नोट डाउन दिस वन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन विथ 7th वन, रिएक्शन विथ HiO4, ठीक है। HiO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर आयोडिक एसिड, जो हम लोगों ने ग्लूकोज के केस में भी देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी के केस में हम लोग HiO4 का रोल देखते हैं और क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कितने मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम होंगे जब फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट कराए जाएंगे, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराए जाएंगे तो कितने मोल्स ऑफ HiO4 रिएक्ट होंगे, ये पूछे जाते हैं। और कभी कभी प्रोडक्ट से बेसिस भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फॉर्मिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म ऑन द रिएक्शन विद फ्रक्टोज। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रीक्वेंटली। ध्यान है, रिएक्शन बहुत ही आसान है, इसका बहुत कुछ इसमें करने के लिए नहीं रहता है। देखिए प्रोडक्ट में कैसे बना रहा हूं, एक बार आप इस पे ध्यान देना। CH2OH हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां मैं ऐसे ही सिंपली इसको लिखता हूं CHOH 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 3 टाइम्स ये हो गया और यहां पे CH2OH। अब देखना इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है इस केस में। तो आपको बस एक देखना है कि यहां पे हाइड्रोक्सी या कीटोन अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो इन दैट केस आप उसको बॉन्ड को ब्रेक करके एक OH बॉन्ड को उस केस में ब्रेक किया जाएगा। एक OH आप इसको दे देना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक OH आप इसको दे देना और एक OH आप इस वाले कार्बन को दे देना। सिमिलरली जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक OH इसको दे देना और एक OH इस वाले कार्बन को दे देना। सिमिलरली जब ये ब्रेक करोगे तो एक OH इस वाले कार्बन को जाएगा और एक OH नीचे वाले कार्बन को जाएगा। इसी तरीके से ये ब्रेक किया जाएगा तो OH इसको OH इसको, ऐसे ब्रेक कर दो OH OH। अब ध्यान रहे एक चीज और रखना है इस केस में, क्या ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे एक कार्बन पे तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकाल देना, पानी वहां से निकाल देना और करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म कर ले, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ये दोनों तो सिमिलर देंगे ना, ऊपर वाले और नीचे वाले। देखें इसको पहले इसी को बना लेते हैं, ऊपर और नीचे वाले कार्बन से ही देख लेते हैं क्या बन के आ रहा है। तो देखो आप, 2 हाइड्रोजन मैं जैसे है वैसे ही ड्रॉ कर देता हूं और 2 हाइड्रोक्सी मैंने ऐड कर। अब इस केस में क्या है, 2 हाइड्रोक्सी एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते ड्यू टू रिपल्सन बोल दो या जो भी रीजन हो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल सिंपली एलिमिनेट हो जाता है और ये फॉर्म कर लेता है C11OH, ठीक है। और सेम रिएक्शन इसके साथ में भी देखने को मिलेगा। तो 2 मोल्स बना है तो 2 मोल्स क्या बन गया हमारा, फॉर्माल्डिहाइड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में कि अगर इसको ट्रीट किया जाए फ्रक्टोज मॉलिक्यूल को HiO4 के साथ में, पर आयोडिक एसिड के साथ में, पहले तो ये पूछ देगा कितने मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम हुए। जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने HiO4 कंज्यूम होंगे। 1 2 3 4 5 मोल्स ऑफ HiO4 इज कंज्यूम विद द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल और 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में भी कंज्यूम होंगे। प्रोडक्ट में क्या बना, फॉर्माल्डिहाइड बना।
अब इस वाले कार्बन की बात की जाए, ये वाले कार्बन को देख लो आप, सभी सेम है, 1 2 3, ये 3 कार्बन सेम है। हुआ क्या इस पे देखो आप, CH OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से भी वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये दे देगा फॉर्मिक एसिड, ये दे देगा आपको फॉर्मिक एसिड बनाने आ रहा है। तो कितने फॉर्मिक एसिड बन के आएंगे एक बार देख लो आप, तो कितने हैं, ये कार्बन और ये 3 कार्बन सेम प्रोडक्ट देंगे, तो 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड बन के आ गए, 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड यहां बन के आ गया। एक और रह गया, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी अनस्टेबल होता है और हम लोग को पता है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा जैसे ही, और ये हो जाएगा कन्वर्ट CO2 प्लस H2, ठीक है। कार्बन आप काउंट कर लेना, फाइनली जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन, और ये रिएक्शन होगा ओवरऑल। समझ में आ रहा है बात, HiO4 के साथ कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। आगे मूव करें हम लोग, आगे मूव करते हैं, किसके साथ में देखते हैं इसके रिएक्शन को, रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया, क्या, फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस और HI का प्रेजेंस में। तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन ले लो आप, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इसका यूज कर लो, ठीक है। या सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हो, सेम रिएक्शन देगा। और NaBH4 भी यूज कर सकते हो, और सोडियम Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी आप यूज कर सकते हो, सोडियम Hg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या होगा, क्या रिएक्शन इस पे, इसको समझते हैं। CH2OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CHOH थ्राइस, और यहाँ पे था आपका CH2OH, यही तो स्ट्रक्चर था। अगर आप इसको किसी भी इस रिड्यूसिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो, यहां पे इंटरेस्टिंग केस होगा, देखो जहां पे भी डिफरेंस आएगा मैं बता दूंगा, ग्लूकोज से जहां पे भी डिफर करेगा वहां पे मैं बता दूंगा। तो ग्लूकोज के केस में क्या था, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जब उसको रिड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो सार्बिटॉल फॉर्म करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगा, सार्बिटॉल के साथ साथ में हम लोग बोलते हैं मैनिटॉल फॉर्म करके आ रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करते हैं। CH2OH, वहां केस क्या था कि उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था, पहले से ही फिक्स था, HOH थे वहां पे ग्रुप, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स था। तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस होता है ना उस केस में, जब हम लोगों ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिड्यूस कराया था तो ये कार्बन रिड्यूस हुआ था। इसके अलावा जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ही रह गया था। तो यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे अब रिड्यूस ये हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2 कॉन्फ़िगरेशन इसके अलावा जनरेट किया जा सकता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट किया जा सकता है। इसको बोला जाता है सॉर्बिटॉल, इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। और एक और आएगा इस केस में, मान लो कि ये कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करो, क्योंकि इसी सेंटर पे तो रिएक्ट हो रहा है, इसी कार्बन पे रिएक्ट हो रहा है। तो अगर मान लो दूसरा कंसीडर कर, तो OH यहाँ पे, H यहाँ पे, और यहाँ पे CHOH ट्वाइस, और इसको आपने ले लिया CH2OH, ठीक है, CH2OH। तो इसको बोला जाता है सॉर्बिटॉल, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैनिटॉल, इसको हम लोग बोलेंगे मैनिटॉल। तो देख सकते हो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया गया तो सॉर्बिटॉल ही बना था, लेकिन जब हम लोग इसको रिएक्शन करा रहे हैं फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के साथ में तो सॉर्बिटॉल भी बन रहा है और मैनिटॉल भी बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों फॉर्म करके दे रहा है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि करेस्पॉन्डिंग जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है उसकी कुछ तो रिएक्शन डिफर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैंने लिखा, बट सम रिएक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। आइए एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें 9th और, ठीक है, 10th में इसको हम लोग लिमिट कर देंगे, मैक्सिमम 10th तक रिएक्शन इसके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन, 2 रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन है क्या ये रिएक्शन, समझना इस बात को, ठीक है। मैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करना चाहूंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करना चाहूंगा, थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर पे भी वर्क कर लिया जाए। आप चाहे अल्फा ले लो या बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH2OH और यहाँ पे आपका हो गया OH, ठीक है, मैंने अल्फा ले लिया। सिमिलरली इसको आप ड्रा कर दो, OH H H OH, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ एटलीस्ट याद रहना चाहिए आपको। अब देखो आप, तो 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं इसका एसाइलेशन पहले करा देते हैं, ठीक है। क्या यूज किया जा सकता है एसाइलेशन रिएक्शन के लिए,
एसाइलेशन रिएक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, या तो एसिड एनहाइड्राइड का यूज किया जा सकता है, जिसको मैं लिख सकता हूं ACOA ट्वाइस, ऐसे ही तो लिखा जा सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड, या अगर आप चाहो तो एसिड क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, एसाइलेशन अकर हो जाएगा। अब देखो एसाइलेशन के केस में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ना, जितने भी एल्कोहल ग्रुप है वहां से उसको आप हटा दो, तो यहां से अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा CH2OAC, ठीक है, ये हो जाएगा OAC, ठीक है, OAC OAC, और यहां पे भी उसी तरीके से H। अब देखना इस केस में ये वाला कार्बन हेमी एसिटल फॉर्म में, इतनी बात तो क्लियर है, ये कार्बन हेमी एसिटल फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि अगर हेमी एसिटल फॉर्म में है तो इस केस में आप देखोगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, करेक्ट ना, ये रिड्यूसिंग शुगर है, और साथ साथ में ये क्या दिखा सकता है, कैन शो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन के पीछे कहानी क्या थी कि यहां पे इसका हेमी एसिटल या हेमी कीटल का होना प्रेजेंट है, आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा लिखना है हेमी कीटल, कोई भी प्रेजेंट रहे हेमी कीटल या हेमी एसिटल बात बराबर है, ठीक है। तो हेमी कीटल फॉर्म में कैसे पता चला, इस कार्बन के साथ OR ग्रुप अटैच है और OH ग्रुप अटैच है, तो कैन शो म्यूटा रोटेशन, इसी वजह से म्यूटा रोटेशन भी शो करा सकता है। यानी कि अगर आप अल्फा से लो स्टार्ट करो, प्योर अल्फा से स्टार्ट करो, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरनोज, और आप थोड़ा देर के लिए प्योर सोल्यूशन को रख दो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इस क्यों होगा, बिकॉज ये हेमी एसिटल फॉर्म में है, ये बॉन्ड इजिली ब्रेक किया जा सकता है और इस एनोमरिक कार्बन के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और जब रोटेशन नहीं होगा तो रोटेट करके अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, ये कन्वर्जन होता रहेगा, तो कैन शो म्यूटा रोटेशन। बट क्या ये कहानी इसके लिए एक्सेप्टेबल है? अब तो ये वाले कार्बन पे फोकस करो तो दिस इज नो मोर हेमी कीटल कार्बन, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये कन्वर्ट हो गया है कीटल वाले कार्बन। तो ना तो ये म्यूटा रोटेशन को शो करेगा, ना तो ये म्यूटा रोटेशन को शो करेगा, ना तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं, अगर मान लो आपने ट्रीट किया CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लिमिटेड अमाउंट में, सच दैट कि ये वाला जो कार्बन है, ये प्रोटोनेट, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एल्काइलेशन में जाए, तो ये एल्काइलेशन है, ये एसाइलेशन, ये पढ़ लेते हम लोग एल्काइलेशन। एल्काइलेशन करा के देखते हैं क्या होगा, तो CH2OH, यहां पे O CH3 में रख देता हूं, इसको ऐसे ही रखता हूं OH H OH, देन CH2OH और H, ठीक है। अब इस कार्बन की बात किया जाए, ये कार्बन कीटल हो गया है फिर से, ठीक है, हेवी कीटल नहीं है, ये हेमी कीटल था, तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर भी था और कैन शो म्यूटा रोटेशन भी शो कर सकता था। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ना तो ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा, ना तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर इसकी बात किया जाए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, एंड कैन नॉट शो म्यूटा रोटेशन, और म्यूटा रोटेशन भी नहीं शो कर सकता। समझ में आती है बात इतनी, कैन नॉट शो म्यूटा रोटेशन, क्लियर है, इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है। तो ये चीज है, मतलब ये इफेक्ट पड़ता है इसके हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल में होने का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन इसी से बनता है कि विच शुगर कैन शो म्यूटा रोटेशन, विच शुगर कैन बी कंसीडर एज द रिड्यूसिंग शुगर। आपको पहचानना क्या होगा, आपको सिंपली देखना होगा कि इसमें हेमी कीटल या हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, और सिंपल सा उसके पहचानने के लिए ऐसा नहीं है बड़ा सा रॉकेट साइन चाहिए, आपको सिंपली ये देखना है कि ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है क्या, कार्बन के साथ OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और उस कार्बन के साथ OR ग्रुप भी प्रेजेंट हो। इस वाले कार्बन को हम लोग हेमी एसिटल कार्बन बोल सकते हैं, हेमी एसिटल कार्बन। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि इज दिस मॉलिक्यूल कंटेन हेमी एसिटल कार्बन और नॉट। इफ कंटेन, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग शुगर, एंड इट कैन शो म्यूटा रोटेशन। If it does not contain such type of hemiacetal carbon, then it is not going to be reducing sugar. At the same time, it cannot show muta rotation. क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बात। एक और लास्ट रिएक्शन जो हम लोगों ने ग्लूकोज के केस में देखा था, वैसा ये भी रिएक्शन है, समझिए इस बात को।
मैकेनिक्स पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया ग्लूकोज में, तो वो मैकेनिक्स पार्ट में नहीं जाना चाहूंगा, रेदर मैं प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रहूंगा इसमें। ये है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। जो रिजल्ट है वो मैं बशर्ते यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा आपसे। फिनाइल हाइड्रोजन क्या था रिएक्शन, समझना है इस बात को। तो यहाँ पे आपने लिया CH2OH, यहाँ पे आपने लिया ये ग्रुप CHOH थ्राइस, और यहाँ पे आपका हो गया CH2OH। यही है फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको आपने ट्रीट किया फिनाइल हाइड्रोजन के साथ NH&NH2। समझिएगा बात को इसको। अब जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो ये चीज मेंशन किया था कि ओजाजोन का फॉर्मेशन होगा, और साथ में इनमें जो कार्बन 1 है और कार्बन 2 दोनों रिएक्शन में जाएंगे, और 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। तीनों चीज आप सिमिलर रखना। क्या इसमें भी जो ओजाजोन का फॉर्मेशन होगा एग्जैक्टली सेम होने जा रहा है जैसे आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में किया था, क्योंकि ये केवल और केवल ग्लूकोज कार्बन 1 और कार्बन 2 के लॉन्ग भी डिफर कर रहे हैं। इस वजह से आपको सेम ओजाजोन यहां पे देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए देखा था, ठीक है, सेम ओजाजोन। क्लियर है बात? ये इसको बोलते हैं हम लोग ओजाजोन कंपाउंड। सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, और इसको जो है इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी बेसिस पे इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ओजाजोन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, एक तो 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विल कंज्यूम, ठीक है, एक तो फैक्ट ये था। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जो देखो जो भी कार्बन 1 और कार्बन 2 के लॉन्ग डिफरेंस आएगा, C1C2 के लॉन्ग रिएक्शन हो रहा है, तो जो भी स्टीरियोआइसमर्स ग्लूकोज के जो कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के लॉन्ग डिफर करेंगे, वो सेम ओजाजोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पॉइंट को पहले भी लिखा जा चुका, अभी भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इवन की मैनोज का केवल डिफरेंस यहां पे आ जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से थोड़ा सा डिफर करता है। तो ग्लूकोज भी हो गया, फ्रक्टोज एंड मैनोज will give same as सेम ओजाजोन का फॉर्मेशन होगा, चाहे आप ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो या मैनोज की बात कर लो। क्लियर है बात? क्योंकि इसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज रिएक्शन C1 पे आकर हो रहा है, C2 पे आकर। अब जहां पे C1 C2 पे ही केवल डिफरेंस आ जाए तो ऑब्वियसली उसमें वो रिएक्शन में जाएगा और जो है सेम चीज प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज विल गिव सेम ओजाजोन, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट पूछा जा सकता है ना ऐसे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सेम ओजाजोन। तो उसमें ग्लूकोज दे दिया एक ऑप्शन, फ्रक्टोज दे दिया एक, मैनोज दे दिया, और उसके बाद आप सिलेक्ट करो कि विच विल गिव द सेम ओजाजोन। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। यहीं पे इस रिएक्शंस को हम लोग कवर करते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने मेंशन किया था कि व्हाई देयर इज सिमिलरिटीज बिटवीन ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, उस फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल फिनिश द रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिलेटेड है रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज से। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी रह गया होगा, व्हाई देयर इज द सिमिलरिटीज बिटवीन रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज एंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। उसको भी हम लोग यहीं पे उस कंसर्न को यहीं पे जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं, कुछ पॉइंट आप मेंशन करते जाओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, कैसे आप पता करोगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो एल्डोज है या कीटोज है, कैसे पता किया जाएगा? तो सिंपल सा केस था ना कि आप उसके लिए आप ब्रोमीन वाटर का ट्रीटमेंट कर लो। ठीक है, तो यहां पे आप पॉइंट लिख सकते हो, विथ bromine water we can identify ketos and aldose। ये तो बात समझ में आता है कि कौन सा कीटोज होगा कौन सा एल्डोज होगा, ये पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोज को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है और एल्डोज को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो एल्डोज को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग जो है दोनों को पता कर सकते हैं कि हाँ ये कीटोज नहीं है या ब्रोमीन। क्योंकि अगर मान लो कि ये
कंज्यूम होता है ब्रोमीन वाटर, तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। जो ब्राउन कलर होता है Br का वो कलर डिसअपियर हो जाएगा, और इन दैट केस पता किया जा सकता है कि गिवन कंपाउंड कीटोज है या एल्डोज है। तो लैब टेस्ट भी इसके लिए किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई कीटोज एंड एल्डोज। ठीक है, आगे बात करते हैं एक जो फिनोमिना जो कि मेंशन किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिमिलर तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं। इस आइडिया को आप समझ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉबरी। नेम थोड़ा सा बड़ा है बट दर्शन अभी भी छोटे हैं, बहुत कुछ इसमें नहीं है। लॉबरी दे ब्रूम, ठीक है, वॉन इकेस्टी, ठीक है। नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बड़ा सा नाम है लेकिन दर्शन छोटे हैं। है क्या एक्चुअल में ये बेसिकली कीटोज कन्वर्ट हो सकता है, कीटोज कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कीटोज क्या होगा, कीटोज कन्वर्ट होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को। क्योंकि आपने पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो भी होगा, कीटोज ही नहीं, मैं बोल रहा हूं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आप लेते हो तो ये एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, टॉटोमरीज के थ्रू। इसी फिनोमिना को इन्होंने बड़ा सा ये नाम दे दिया साइंटिस्ट लॉबरी दे ब्रूम वॉन इकेस्टी, कि अगर कीटोज लिया जाए बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना जरूरी है, और उसमें वो टॉटोमरीज होकर एल्डोज में चला जाएगा। प्रोसेस को समझते हैं थ्रू द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होगा, जैसे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर आप देखना, इसको बेसिक मीडियम चाहिए होगा, बेसिक मीडियम के अंदर ही ये फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आप समझना CH2OH, और यही रीजन होगा कि जो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, बेंडिक टेस्ट, क्योंकि वो सभी एल्कालिन सोल्यूशन है, और एल्कालिन सोल्यूशन के अंदर आप जो है इस सभी टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट देख रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है पॉजिटिव आ रहा है, या बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज उसके पीछे रीजन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फिनोमिना है जो हम लोग फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लेकर कंसीडर कर सकते हो। देखना, एक मुझे बात बताओ, ये कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है या नहीं है, अल्फा कार्बन, तो क्या यहां पे मैं इस अल्फा कार्बन का यूज करके बेसिक मीडियम अगर दिया गया मुझे तो टॉटोमरीज नहीं करा सकता हूं। इस केस में टॉटोमरीज नहीं कराया जा सकता। ठीक है, देखना आप ध्यान से, टॉटोमरीज अगर मैं कराता हूं तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन आप इधर इसको मूव करो, प्रोसेस को दिखाई देता हूं मैं आपको। ये कार्बन इधर जाएगा, OH इधर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कार्बन और OH ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिनोमिना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यहां से भी देखा जाए तो ये इनॉल फॉर्म है, इस साइड से भी देखा जाए इनॉल फॉर्म, तो क्या ये हाइड्रोजन भी तो इन्वॉल्व हो सकता है सिमिलर तरीके से। ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो किसी एक को जो है आपको, अगर इसी को जो है कराओगे, रिएक्शन में ले जाओगे, तो आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमारा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट कराया जाए लाइक दिस, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, ये भी टॉटोमरीज ही फिनोमिना है, टॉटोमरीज का ही स्टेप है। देखना आप ध्यान से, तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मॉलिक्यूल यहां पे बन के आ रहा है, देखना आप ध्यान से, ठीक है, CH-OH, ठीक है, CH-OH थ्राइस और CH2OH। बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल जैसे दिख रहा है, या तो अब मान लो इसके अलावा या तो ग्लूकोज हो सकता है या मैनोज हो सकता है, यही दो तो पॉसिबिलिटीज है, ग्लूकोज और मैनोज दोनों रहेंगे बेसिकली। अगर मैं इसको दिखाई देता हूं, इसको मैं कंसीडर कर ही लेता हूं, HOH तो ग्लूकोज हो गया, और इसी का मैं इसमें ओरिएंटेशन में चेंजेस कर दूं लाइक दिस, और सभी के लॉन्ग ओरिएंटेशन सेम रहेगा। ठीक है, OH CHO, यहाँ पे आ गया CH-OH थ्राइस, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH। क्या देखने को मिलेगा, दिस इज द मैन। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज जो है, अगर एल्कालिन मीडियम बेसिक मीडियम रखा गया है, क्योंकि बेसिक मीडियम के अंदर जो टॉटोमरीज फिनोमिना है वो थोड़ा सा एक तरीके से कैटलाइज्ड हो जाता है, तो होगा क्या कि जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज और मैनोज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करेंगे। और यही रीजन होता है कि जब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कराने जाए, या बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट करा रहे हैं, या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करा रहे हैं,
तो कीटोन भी टेस्ट दे रहा है। तो यहां भी ये मेंशन किया जा सकता है, इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो कि जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है, या आप जो है इसमें कंसीडर कर लो बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा ना आपको, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट आर नॉट लिमिटेड टू एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ही नहीं केवल टेस्ट देगा, बशर्ते कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी इट कैन ऑल्सो गिव, क्योंकि जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी होंगे ना इस तरीके के फिनोमिना दिखा सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में अगर अल्फा पोजीशन पे है, समझना इस बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर है तो वो भी इस फिनोमिना को दिखाएगा। तो इट कैन shown by अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा इसको ले, है क्या बेसिकली में लॉबरी डी ब्रून वॉन इकेस्टिन प्रोसेस क्या है कि फ्रक्टोज अगर आप लेते हो बेसिक मीडियम के अंदर तो सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज भी एग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये बोला जा सकता है इन बेसिक मीडियम, यही बेसिक सिंपल सा फिनोमेना है। और इसके पीछे द ड्राइविंग फोर्स इज दैट इज स्टॉटोमरीज, स्टॉटोमरीज बेसिक मीडियम में मतलब फास्टर होगा और इजीली ये ग्लूकोज और मैनोज दे देगा। किस केस में, जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहेगा। तो दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्रक्टोज, जो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा ये चीज इस टेस्ट को दे देगा। तो इन बेसिक मीडियम फ्रक्टोज एग्जिस्ट in equilibrium with किसके साथ में, with ग्लूकोज एंड मैनोज। इस वजह से ये टॉलेंस रीजन टेस्ट दे रहा है। सो इट गिव पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टॉलेंस रीजन बोल दो या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे दो, मैं टॉलेंस बस रिएजेंट लिख देता हूं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। सो इट गिव पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। समझ में आती है बात? इस वजह से ये जो फिनोमिना है इसकी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो चीजें ध्यान में रखना कि एल्डोज और कीटोज को कैसे हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे पता किया जा सकता है, और साथ में वाई दिस कीटोन होने के बावजूद भी, फ्रक्टोज एक कीटोन होने के बावजूद भी ये टेस्ट को क्यों दे रहा है, बिकॉज ये इसके अंदर प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट है, इस वजह से इसको टेस्ट को दे पा रहा है, ठीक है। दो बेसिक रिएक्शंस है जो मैं कवर करना चाहूंगा यहाँ पे, जो अदर रिएक्शन में लिख सकते हो इसको चाहूं तो, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड से रिलेटेड, दो ही मोनोसैकेराइड हमारे डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये दोनों आने चाहिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के रिएक्शन के बारे में प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ में इसका जो प्रिपरेशन पार्ट है, तीन पार्ट आपको जो है ध्यान में रखना। अदर जो रिएक्शन है ये समझते हैं थोड़ा सा। एक तो हम लोग बोलते हैं चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग क्या है, मतलब अगर मान लो आपको एक कम कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट दिया है, मोनोसैकेराइड दिया हुआ है, ठीक है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है उसकी बात करते हैं, ठीक है, चेन लेंथनिंग में। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, दैट इज CHO, यहां पे मैं रख देता हूं OH थ्राइस, आई थिंक अर्बिनोज आप कंसीडर कर लो, बिकॉज इसका नेक्स्ट मेंबर ग्लूकोज है, उसको मैं फॉर्म करना चाह रहा हूं, तो इसको आप चाहो तो लिख दो अर्बिनोज, ठीक है, एक लेस कार्बन है ना, 3, 4, 5 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्बिनोज, इसको आप ट्रीट कर दो HCN के प्रेजेंस में, ठीक है। HCN के प्रेजेंस में क्या होगा, ये साइनोहाइड्रीन फॉर्म कर लेगा, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये साइनोहाइड्रीन फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे CHOS जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। जब भी हम लोग को कार्बन बढ़ाना रहता है ना, और खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना हो, तो इन दैट केस ये बेस्ट है कि आप जो है साइनाइड के साथ ट्रीट कर दो और इसको फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दो इन एसिडिक मीडियम। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में, ठीक है, COH में, और ये रह जाएगा OH ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा CHOS थ्राइस और ये हो जाएगा CH2OH। क्लियर है बात? उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, इसको आप हीट करना, ठीक है, हीट कर दो, हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टोज में, गामा लैक्टोज। बेसिकली अल्फा कार्बन ये होगा, बीटा कार्बन ये होगा, गामा कार्बन के साथ ये रिएक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, CHOH
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। गामा मैं बोल रहा हूँ तो अल्फा कार्बन ये, बीटा कार्बन ये और गामा कार्बन ये। इस तरीके से कुछ लिंकेज हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से लिंकेज देखने को मिलेगा, गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लास्ट में 6, ठीक है। इसको बोलते हैं गामा लैक्टोज, इसको बोलते हैं गामा लैक्टोज। लैक्टोन सुना होगा आपने, साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं, ये भी तो साइक्लिक एस्टर ही है ना। अब इसको ट्रीट कर दिया जाता है किसके साथ में, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, सोडियम अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसी। ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देगा इसमें CHO। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है इस वाले कार्बन के अलावा। मैं ग्लूकोज ही कंसीडर कर लेता हूँ, आप उसमें मैनोज ही फॉर्म करके आएगा। यहाँ पे HOH, जो अदर कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही रखा जा रहा है, HOH H। देख सकते हो इसमें क्या बना, फाइनली ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज। और दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है कि इन दैट केस नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। इसको फर्दर ट्रीट करोगे CN के साथ में तो यहाँ पे साइनाइड जुड़ेगा, उसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। इसको आप ट्रीट कर दो, हीट कर दो तो यहाँ पे गामा लैक्टोज बन के आ जाएगा। और फिर इसको आप सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमालगम विद HCl, सोडियम अमालगम विद HCl, उसके साथ रिड्यूस करा दो एक ज्यादा कार्बन के साथ में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म करके आ जाएगा, ठीक है। एक और रिएक्शन है जो कि लेंथ शॉर्टनिंग की बात करते हैं, चेन शॉर्टनिंग। चेन को शॉर्टर कैसे किया जाए तो समझना इस बात को। मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही ले लेता हूं, CHOH 4 टाइम्स CH2, ठीक है। मैं इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री इसके अलावा नहीं दिखाया जा रहा है, बट आप समझो कि हाँ स्टीरियो केमिस्ट्री कंसीडर किया जाएगा। इसको ट्रीट कर दो आप ब्रोमीन इन द ब्रोमीन वाटर के साथ में। ये इसको क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर है तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म कर लेगा। अब इसके बाद क्या काम होगा, इसको आपको ट्रीट करना होगा कैल्शियम के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि इसके साथ सॉल्ट बनाएगा और फॉलो बाई फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं हम लोग, Fe2+ FeSO4 भी रख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ H2O, जो कि ऑक्सीडाइज का काम करेगा, ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा। डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा तो CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 कार्बन रह जाएंगे और एक वाले कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनली कंपाउंड के अंदर एक लेस कार्बन एटम फॉर्म करके आ जाएगा। देख लो यहां से, यहाँ पे कितने कार्बन थे, इस केस में आप देखो तो 6 कार्बन एटम है और यहाँ पे देखो तो 5 कार्बन एटम। इस तरीके से अगर चाहूं तो लेंथ शॉर्टनिंग किया जा सकता है। कैसे मैंने किया, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया तो जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ फेंटन रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट बोला जाता है, या Fe2+ विथ H2O2, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दे देगा एक एल्डिहाइड जो कि 5 कार्बन एटम के साथ में होगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करके आ जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल को लेकर आज के डिस्कशन में, ठीक है। आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाइसैकराइड का हम लोग देखेंगे, रिएक्शन तो नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ उनकी प्रॉपर्टीज और उनके थोड़े बहुत प्रिपरेशन, उनका स्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन वहां पे नहीं इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द केस ऑफ डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, बट उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में रखेंगे। तो मिलते हैं विथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।